दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का कुछ वीवीआई क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग अपना कॉपी और कलम ले लीजिए साथ में और सभी प्रश्न को साथ में नोट करते चलिए। और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि मेटरनिक युग क्या है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। तीसरा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। और चौथा प्रश्न कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न कहता है फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन में से अगर आपको 1-2 क्वेश्चन याद है तो उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न आपको याद है वो उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। अगर दोबारा उसको देखिएगा तो क्या होगा कि दोनों जो उत्तर होगा उसमें थोड़ा थोड़ा सा मिसमैच रहता है, तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आपको जो प्रश्न याद है उसको आपको नहीं देखना है, उसके बाद वाला प्रश्न को आपको देखना है। जो नहीं याद है उसको देखिए और याद कर लीजिए, तो जो याद है उसको आप छोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि मेटरनिक युग क्या है। दोस्तों मेटरनिक युग क्या है, तो देखिए इसका हम लोग आंसर में लिखेंगे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। यानी कि जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था उसके 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। उसके बाद देखिए लिखेंगे मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधियों भावनाओं का समर्थक था। उसके बाद लिखेंगे वह राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। दोस्तों यहाँ पर इतना आंसर आपको लिख देना है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए कहता है राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों राष्ट्रवाद क्या है, तो देखिए इसका हम लोग आंसर में लिखेंगे राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। दोस्तों राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के क्या बाधाएं थी, तो देखिए हम लोग उत्तर में लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। दोस्तों सबसे पहले इस तरह से लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। अब देखिए पहला बाधा क्या था, तो लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, यानी कि जर्मनी के लगभग 300 छोटे छोटे राज्य हो चुका था, ये एक बाधाएं थी। उसके बाद देखिए दूसरा लिखेंगे इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, यानी कि जो 300 छोटे छोटे राज्य था उसमें राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी, यानी कि वो सभी में समानता नहीं था, ये भी बाधा था। उसके बाद देखिए तीसरा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी कि वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उसके बाद चौथा लिखेंगे ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा पांचवा लिखेंगे मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। यानी कि दोस्तों 5 बाधाएं यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आपको लिख लेना है। पहला क्या है, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। दूसरा इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और पांचवा है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। दोस्तों ये बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण की, तो आपको यहाँ पर लिख देना है।
चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। दोस्तों इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर में लिखेंगे कि इटली जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ। दोस्तों इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। दोस्तों इटली और जर्मनी के प्रांतों पर किसका आधिपत्य था, यानी कि किसका शासन था, तो ऑस्ट्रिया का शासन था तथा हस्तक्षेप था। उसके बाद लिखेंगे ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था, यानी कि जब तक ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर नहीं निकाला जा सका था तब तक उसका एकीकरण संभव नहीं था। उसके बाद लिखेंगे दोनों राष्ट्रों ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली, यानी कि ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए जर्मनी और इटली विदेशी सहायता मांगी और उसको निकाल करके ही इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रश्न को आपको लिख देना है। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन। देखिए कहता है फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए कहता है फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देखिए फ्रांस हटा करके भी डायरेक्ट पूछता है कि जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है और हमको उत्तर क्या देना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। देखिए चार्ल्स एक्स की प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। दोस्तों पहला क्या हुआ कि चार्ल्स एक्स की प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। उसके बाद लिखेंगे बुरो वंश के स्थान पर आयरलैंड वंश को सत्ता सौंपी गई, यानी कि बुरो वंश के जगह पर कौन सा वंश आया, आयरलैंड वंश आ गया। उसके बाद लिखेंगे इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः इन्हें क्या तरजीह दिया। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपको लिखना है। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चार्ल्स एक्स के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। उसके बाद लिखेंगे बुरो वंश के स्थान पर आयरलैंड वंश को सत्ता सौंपी गई। उसके बाद लिखेंगे इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन में सत्ता हासिल की। उसके बाद लिखेंगे अतः इन्हें तरजीह दिया, यानी कि तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिख देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगला वीडियो आपको सब्जेक्टिव का चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव का, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों हम सभी लोग का कमेंट पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारे कमेंट के कारण रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट से अगली वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।